हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे कि क्या हो गया, सर ने पढ़ाना छोड़ दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि बीच में इधर छुट्टियाँ पड़ गई थी और जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे ये स्टूडियो है जिनका, वो भी घर चले गए थे और मैं भी चला गया घर पे। कुछ कंस्ट्रक्शन वाला काम था और यहाँ पे भी क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए दिन में वीडियो नहीं बना पाते हम लोग, क्योंकि वो आवाज़ आती थी खटपट की, बहुत ज़्यादा शोर रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी देरी हुई है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें बहुत खेद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। क्या है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3? वो क्या है, प्रोटीन है। एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में पूछा है। कुछ एक्स्ट्रा अगर पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में है और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। वरना तो प्रोटीन को अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत डिटेल, इसमें बहुत कुछ है, उसको पढ़ते रह जाएंगे तो हम लोग वो सारी डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताऊँगा अलग से, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको हम लोग ब्रॉडली नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि डेफिनेशन कि प्रोटीन होता क्या है। ठीक, तो प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है? प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई मोलिक्यूलर वेट मेड अप ऑफ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्रोटीन क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जो कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलके क्या है बना हुआ हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक, विद हाई मोलिक्यूलर वेट यानी जिसका मोलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कोई छोटा सा एक चेन है बल्कि बहुत ज़्यादा मोलिक्यूल्स के हैं मिलके ये प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक, मेड अप ऑफ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये किसका बना होता है? तो पॉलीपेप्टाइड, बहुत लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन का ये बना होता है। और वो चेन किसका बनता है? तो वो बनता है अलग अलग अमाइनो एसिड का। यानी ये समझिए कि ये एक अमाइनो एसिड, फिर ये दूसरा अमाइनो एसिड, फिर ये तीसरा, ये अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड, एक जैसे नहीं। एक तो ये हो सकता है कि ये भी वही अमाइनो एसिड, ये भी वही, ये भी वही, एक जैसे तो नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि अलग अलग अमाइनो एसिड की क्या है लंबी सी चेन बन जाती है। उसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन से मिल के बनता है क्या? प्रोटीन। और ये जो पॉलीपेप्टाइड होता है ये अलग अलग अमाइनो एसिड क्या है जुड़े रहते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। अब इसमें प्रोटीन के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अमाइनो एसिड पढ़ने के बाद वो समझ में आएंगी। हालांकि आपके सिलेबस में उनको पहले पूछ लिया है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे बाद में। अमाइनो एसिड भी पूछा है, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में इसी चैप्टर में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अमाइनो एसिड, उसके बाद और बाकी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और इसमें भी आपको देखेंगे अमाइनो एसिड है, तो पहले हम लोग अमाइनो एसिड को क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड क्या है? दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन के, यानी प्रोटीन इन्हीं से मिल मिल के बना है। एक रूम है तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ईंट है। एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, ऐसे मिल के पूरा एक रूम बन जाता है, पूरा घर बनता है। हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सेल, यानी एक सेल से दूसरा सेल मिलता है, सेल से बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, तो अमाइनो एसिड क्या है? ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी इन्हीं से मिल मिल के प्रोटीन बनता है। अब ये खुद अमाइनो एसिड किससे बना हुआ है? तो ये क्या है? मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और अमाइनो ग्रुप्स। तो ये किससे मिलके बना है? तो ये कार्बन से मिलके बना है, हाइड्रोजन से और अमाइनो ग्रुप, और क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर ग्रुप यानी वेरिएबल ग्रुप। अब इसको देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये क्या है? कार्बन से मिलके बना है, और क्या? हाइड्रोजन, और क्या है? अमाइन ग्रुप, और क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप। इतनी चीज़ें तो हर उसके अंदर कोई भी अमाइनो एसिड होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। उसमें हाइड्रोजन भी यहाँ पे होगा, उसके बाद इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा। ये हो सकता है कि इस साइड में आ जाए, इस साइड में आ जाए, ये ऊपर है तो नीचे आ जाए, ये तो होगा। लेकिन क्या कोई भी अमाइनो एसिड होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें कॉमन है। उसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी रहेगा, उसके अंदर हाइड्रोजन भी रहेगा, उसके अंदर अमाइन ग्रुप भी रहेगा। इतनी चीज़ें कॉमन है। ये आर है। ये क्या? आर का मतलब है साइड चेन या वेरिएबल ग्रुप, यानी ये बदलता रहेगा। और इसी के बदलने की वजह
वजह से अमाइनो एसिड क्या है, बदलता रहेगा। अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड हैं, तकरीबन 300 तो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिसको पहचाना जा चुका है। ऐसे पता नहीं हज़ारों लाखों कितने अमाइनो एसिड हैं। तो वो कैसे अलग अलग अमाइनो एसिड होते हैं, सिर्फ इसी R ग्रुप की बदलने की वजह से। समझ में आ रही बात? ये पूरा आप देखिए और उसके बाद जब आपको ये समझ में आ जाएगा, आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं। तो अमाइनो एसिड क्या है, कुछ मॉलिक्यूल का एक ग्रुप है या कुछ ग्रुप का एक संग्रह है, कुछ ग्रुप से मिले हुए हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो कार्बन, और ये कार्बन के चारों तरफ क्या है, कुछ ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनमें क्या, कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये क्या H2N, इसको बोलते हैं अमाइन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे R। ये R क्या है, यह है वेरिएबल चैन, वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप का मतलब अलग अलग ग्रुप यहाँ पे क्या है, जुड़ते जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये एक ग्रुप बदल देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, नाम बदल जाएगा, अमाइनो एसिड बदल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं कायरल कार्बन, या तो फिर क्या बोलते हैं इसको, अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो C, ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग चीज़ें हों, जिसको चारों तरफ क्या है, अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई हों, उसको क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन या अल्फा कार्बन। तो ये C है, देखिए इधर H है, ये भी अलग है, इधर कार्बोक्सिल ग्रुप है तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, और इधर भी क्या है, अलग। मान लीजिए यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, ठीक। तो ये क्या है, सारे अलग अलग क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसको कायरल कार्बन बोलते हैं या अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड। मैंने जैसा कि बताया कि 300 तरह के अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनको पहचाना जा चुका है, जिनको हम लोग मतलब जान सकते हैं, अलग अलग 300 तरह के। और पता नहीं कितने अननोन बहुत सारे हैं जो हम लोग अभी जान नहीं पाए हमारी बॉडी के अंदर, और वैसे वो क्या है, पाए जाते हैं। अब कैसे बनते हैं अलग अलग अमाइनो एसिड, तो मैंने बताया कि ये जो R है, ये जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, वेरिएबल ग्रुप, इसी को बदलने की वजह से क्या अमाइन ग्रुप बदल जाते हैं। बाकी ये इतना जो है, ये अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, ये सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे बदलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने H लगा दिया, तो अब ये क्या, इस अमाइन ग्रुप का नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। क्या है, ग्लाइसिन। और इसी जगह पे, इस R की जगह पे हमने CH3 लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, एलानिन। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसी R की जगह पे हमने CH2OH लगा दिया, यानी ये R, ठीक है। तो यहाँ पे R की जगह पे हमने क्या लगा दिया, CH2OH, तो इसका नाम क्या हो गया, सेरेनिन। तो समझ में आ रहा है, ये अलग अलग तरह के क्या अमाइनो एसिड है। ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, ठीक, बहुत सारे अमाइनो एसिड है। सिर्फ इसकी बदलने की वजह से क्या होता है, अमाइन ग्रुप का नाम बदल जाता है, अमाइनो एसिड अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? अब एक चीज़, पॉलीपेप्टाइड चेन, आपने उसमें डेफिनेशन में देखा है कि प्रोटीन क्या होते हैं, ये अमाइनो, अलग अलग अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। तो वही जो अमाइनो एसिड हैं वो आपस में जो जुड़ते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड से पूरी चेन बन रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, ठीक। When a large number of amino acid यानी 100 और मोर, यानी 100 या 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड क्या है, एक साथ जब जुड़ते हैं, आर लिंक टुगेदर बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चैन बोलते हैं। अब कैसे जुड़ते हैं, तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक अमाइनो एसिड हो गया, यहाँ पे H हो गया, COOH हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, NH2, ठीक, NH2 हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे लिखने में फ़ायदा होता है, कैसे भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मान लिया कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 या जो भी है, ठीक है, इसको हम लोग R ले लेते हैं, यानी ग्रुप 1। अब दूसरा इधर देखिए, एक अमाइनो एसिड इधर है, गया ये HCOOH, और यहाँ पे कोई एक ग्रुप है जुड़ा हुआ है, इसको R2, यहाँ पे R1 है, तो ये दूसरा कार्बन, दूसरा अमाइनो एसिड है, तो इसका R2 रहेगा, यानी कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 2N, ये N और ये H2। अब ये जो है आपने देखा होगा और भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट में और जो भी था, तो यही तो इसी तरीके से क्या होता है, वहाँ पे भी बॉन्ड बन रहा था, लेकिन नाम सिर्फ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एक H इसका निकलेगा और एक OH इसका निकलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H2O, ये बाहर निकल जाएगा। तो अब ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ये बन जाएगा,
जब ये क्या है, इतना OH2O जब बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे फिर इधर भी ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। फिर ऐसे ही आप मान लीजिए एक यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे COOH हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे कोई वेरिएबल ग्रुप है जुड़ गया, अलग ग्रुप कोई जुड़ गया, ठीक। अब यहाँ पे NH2, अब इसमें से फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर से और एक OH इधर से निकल जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा। वो क्या होगा, ये बॉन्ड हो जाएगा CN, ठीक। ये इधर इधर से ऐसे जोड़ लीजिए इसको, तो ये क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हो गया। तो ऐसे ही क्या लंबी चेन बनती, कितनी 100 या 100 से ज़्यादा अलग अलग अमाइनो एसिड ऐसे जुड़ते जाते हैं, और क्या ये पूरी उसका पूरा प्रोटीन ऐसे ही ये लंबी चेन बन जाती है। जब लंबी चेन बनती है तो धीरे धीरे ऐसे ही क्या होता है, फिर 2 चेन आपस में जब मिलते हैं तो वो बनता है पूरा प्रोटीन, ठीक। आगे अब एक आपके उसमें अब एक टॉपिक है आपके उसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन पूछ रखा है आपके सिलेबस में। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से होती है। एक होता है इसका केमिकल नेचर के बेस पे, अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन केमिकल नेचर के बेस पे, तो वो 3-4 तरह के हैं, बल्कि 5 तरह के हैं। तो पहला क्या है, न्यूट्रल, पहला क्या है, न्यूट्रल है। दूसरा क्या, एसिडिक अमाइनो एसिड है। तीसरा बेसिक नेचर का है। चौथा क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। और 5वां क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक। अब ये कैसे होता है, तो ये कह रहे हैं द अमाइनो एसिड हैव इक्वल अमाउंट ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ये कह रहे हैं कि वो अमाइनो एसिड जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो क्या है दोनों बराबर हों, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये अमाइनो ग्रुप है और ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक। अगर ये बराबर हैं, यानी इस वाले अमाइनो एसिड में भी एक है, इसमें भी एक है, बराबर हैं, तो क्या होगा, तो ये वाला जो अमाइनो एसिड होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अब ये कैसे बढ़ सकता है, तो यहाँ से जो ग्रुप जुड़ रहा है, मान लीजिए ये CH2 ऐसे ही और जुड़ गया CH2, फिर यहाँ पे आ गया मान लीजिए NH2 भी जुड़ गया, NH2। तो अब इस वाले उसमें देखिए आप कि कितना, एक अमाइनो एसिड तो यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो ये 2 जुड़ गए, तो अब ये क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए इसकी जगह पे ये नहीं बल्कि COOH जुड़ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लिया सल्फर जुड़ गया, तो ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हो जाएगा, सल्फरिक नेचर का हो जाएगा। ऐसे ही कोई एरोमेटिक सब्सटेंस जुड़ गया, जैसे बेंजीन की रिंग होती है वो जुड़ गया, तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो जाएगा वो। इसका केमिकल नेचर कैसे तय होता है, तो यही देखा जाता है कि उसके अंदर अमाइन ग्रुप अगर क्या कहते हैं, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा ये। अगर अमाइन ग्रुप ज़्यादा हो गया, अगर अमाइन ग्रुप क्या हो रहा है उसमें ज़्यादा हो रहा है तो वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हो रहा है तो वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और अगर उसमें क्या है, सल्फर, इसकी मान लीजिए सल्फर आ गया इसमें, तो उसको बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। मान लीजिए यहाँ पे सल्फर जुड़ गया। ऐसे ही मान लीजिए उसमें एरोमेटिक क्या कहते हैं, जो रिंग होती है बेंजीन की रिंग एरोमेटिक जो होती है, तो उस टाइप का अगर कुछ इसमें जुड़ गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो एरोमेटिक, उसको कहा जाएगा कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड है ये। तो इस तरीके से क्या है, केमिकल नेचर के बेस पे इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो जैसे न्यूट्रल अमाइनो एसिड के एग्जांपल क्या हैं, ग्लाइसिन और एलानिन। और एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल क्या हैं, तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ऐसे ही बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल क्या हैं, तो आर्जिनिन और लाइसिन। और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के एग्जांपल क्या है, तो मेथियोनिन और सिस्टीन, ठीक। और क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल क्या है, तो वो है फेनाइल एलानिन। क्या है, फेनाइल या फेनिल एलानिन या फेनाइल एलानिन। ये सारे क्या हैं, आप PDF से इसको याद कर सकते हैं। अब एक क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड का दूसरी तरफ से, वो क्या है, दूसरी तरह से एक क्लासिफिकेशन है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी हम लोग जो खाते हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन है डाइट में हम लोग लेते हैं, तो उसके बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो दूसरा क्लासिफिकेशन है किसका, अमाइनो एसिड का। तो वो एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। अब क्या फ़र्क होता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में, हालांकि हमारी बॉडी के लिए 20 अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है, एक हेल्दी बॉडी के लिए 20 की ज़रूरत होती है, उसमें से 10 क्या हैं, एसेंशियल हैं और 10 क्या हैं, नॉन एसेंशियल हैं। हालांकि हैं दोनों एसेंशियल हमारी बॉडी के लिए, लेकिन फिर
एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कैसे हो गए, तो 10 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, तो उसको कहा कि नॉन एसेंशियल है, यानी उसको हमको बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उसको कह दिया कि नॉन एसेंशियल। हालांकि है वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी। और जो हमारी और 10 ऐसे अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, उसको हमको बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक, ये इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये इनके आप इसको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे याद करेंगे, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, VIP हॉल, यहाँ पे डबल L हॉल में TT। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, VIP हॉल में TT। तो आप ये एसेंशियल, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये याद कर लीजिए एसेंशियल अमाइनो एसिड, यही ज़्यादा पूछता है, तो आपको याद करने की ट्रिक क्या है, VIP हॉल में TT आप याद कर लीजिए। फिर आप V से क्या हो जाएगा, वेलिन, I से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, P से हो जाएगा फेनाइल एलानिन, H से हो जाएगा हिस्टीन, S से हो जाएगा आर्जिनिन, L से हो जाएगा ल्यूसिन, दूसरे L से हो जाएगा लाइसिन, और M से हो जाएगा मेथियोनिन, T से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, और T से हो जाएगा थ्रियोनिन। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, अब ये एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन पूछा है आपको उसमें, बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमाइनो एसिड, कि अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कैसे यूज़ होते हैं। तो दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, यानी प्रोटीन इन्हीं से मिल मिल के क्या है, बना हुआ है। दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टारवेशन। जब आदमी ज़्यादा दिनों तक भूखा रहता है तो पहले कार्बोहाइड्रेट उसके यूज़ होते हैं, फिर लिपिड यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद प्रोटीन क्या होता है, टूट टूट के अमाइनो एसिड बनता है, फिर अमाइनो एसिड एनर्जी प्रोवाइड करता है। वही कह रहा है कि ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टारवेशन का मतलब आदमी जब भूखा रहता है उसको स्टारवेशन बोलते हैं। आफ्टर कंजप्शन ऑफ स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो स्टोर रहते हैं वो जब खत्म हो जाते हैं, तब तीसरे नंबर पे क्या होता है, प्रोटीन यूज़ होता है एज एनर्जी। सम ऑफ देम आर यूज्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे यूज होते हैं। अब ये जो अब हम लोग आ रहे हैं प्रोटीन पे, जो हमको पहले पढ़ना था आपके सिलेबस के हिसाब से, लेकिन हम लोग उसको बाद में पढ़ रहे हैं ताकि आपको बातें अच्छे से समझ में आए। तो एक टॉपिक है उसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड सोल्युबिलिटी। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यानी वो कैसे बने हुए हैं, और सोल्युबिलिटी यानी कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कौन सा वाटर सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो अब प्रोटीन 3 तरह के हैं, एक है सिंपल प्रोटीन, दूसरा क्या है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा है डिराइव्ड प्रोटीन। अब सिंपल प्रोटीन क्या होता है, आगे सब लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। तो सिंपल प्रोटीन भी 2 तरह का है, क्या ग्लोब्यूलर, और दूसरा क्या फाइब्रस। ये जो होते हैं सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलके बने रहते हैं, सिर्फ अमाइनो एसिड रहते हैं, वो होता है सिंपल प्रोटीन। ठीक है, सिर्फ अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, सिर्फ अमाइनो एसिड है। ठीक, सिर्फ क्या है, अलग अलग अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो वो होता है सिंपल प्रोटीन। अब ये 2 तरह का होता है, तो इसमें एक थ्योरी है एक्सियल रेशियो, उसके बेस पे ये क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर और फाइब्रस अलग अलग होते हैं। अब वो एक्सियल रेशियो क्या होता है, ये समझ लीजिए कि ये समझिए कि ये प्रोटीन है। ठीक, ये क्या है, प्रोटीन है। अब इसकी ये क्या है, इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई को जब हम इसकी चौड़ाई से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अगर वो 10 से ज़्यादा आता है, मान लीजिए ये क्या है 21 है, ठीक है, और ये क्या है 3 है। ठीक, इसकी चौड़ाई कितनी है 3, लंबाई 21 है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक, अगर ये ज़्यादा आता है तो 3 को हम 21 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर ये क्या है, ये 10 से कम आता है तो वो होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, अगर 10 से कम आता है तो होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और अगर ये 10 से ज़्यादा आता है ये, ठीक है, तब वो हो जाएगा क्या, फाइब्रस। मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और चौड़ाई कम है। ये मान लीजिए प्रोटीन है और इसकी लंबाई 21 नहीं है, बल्कि मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है 33 है। ठीक है, कितनी है इसकी लंबाई 33। अब इस 33 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो अब ये क्या है 10 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो अब वो क्या हो जाएगा फाइब्रस। ठीक है,
तो ये एक एक्सियल रेशियो है, इतना आपको उसमें जाना नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना याद रखिए, ये जो होता है ये सोल्यूबल होता है, ठीक है। क्या है, ये वाला सोल्यूबल है और ये वाटर सोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब जब भी बोला जाता है तो ये कहा जाता है कि ये वाटर सोल्यूबल है, और ये फाइब्रस जो होता है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, यानी वाटर में ये नहीं घुलता है, और ये वाटर में क्या होता है, घुल जाते हैं। और ये जितने हैं सब क्या है, वाटर इनसोल्यूबल हैं। सिर्फ ये क्या होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल है, यानी ये सोल्यूबल है, ये पानी में घुल जाता है, ठीक। अब ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, तो मान लीजिए एक सिंपल प्रोटीन है, ठीक, एक प्रोटीन है, उसके अंदर कोई नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, यानी ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटीन नहीं है, वो जब जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन है, उसके साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ गया तो उसको न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। ऐसे ही कोई प्रोटीन है, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है तो उसमें दो तरीके से वो बनता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और फिर उसी में से कुछ रेशियो आगे पीछे होता है थोड़ा बहुत, तो वो क्या होता है, म्यूकोप्रोटीन होता है, ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट के जुड़ने की वजह से होता है। असल में ये वाला है, ये वाला बहुत कम मिलेगा आपको किताबों में, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। जब आप उसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है प्रोटीन के साथ तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे ही जब लिपिड जुड़ता है प्रोटीन के साथ उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन, ठीक। ऐसे ही अगर फॉस्फेट जुड़ता है तो उसको फॉस्फोप्रोटीन बोलते हैं। ऐसे ही क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं जब कोई फ्लेवर वाली चीज़ मिलती है इसके साथ में, प्रोटीन के साथ कोई फ्लेवर वाली चीज़ मिल जाती है, या कोई पिगमेंट जैसे मिल जाता है, जैसे कैराटिनॉइड्स है, तो ऐसी चीज़ें जब मिल जाती हैं इसके साथ में तो उसको बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। और ऐसे ही अगर कोई मेटेलिक चीज़ मिल जाती है, कोई मेटल जैसे कि मान लीजिए जिंक हो गया, आयरन हो गया, कुछ ऐसा जब कुछ मिल जाता है जैसे हेमोग्लोबिन है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटालोप्रोटीन। क्या बोलते हैं, मेटालोप्रोटीन बोलते हैं। अब ये क्या है, डिराइव्ड प्रोटीन। ये डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है, अब ये सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसी को जब हम लोग क्या इनकी शक्ल बदलते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं इसके अंदर, इनके अंदर क्या सिंपल प्रोटीन हो गया या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया, इसके अंदर जब हम कुछ चेंजेस लाते हैं तब क्या बनता है, डिराइव्ड प्रोटीन बनता है। अब कैसे, तो इसको हम लोग डीनेचर करते हैं। क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं या हाइड्रोलाइज करते हैं। जब डीनेचर करते हैं तो फिर क्या होगा, डीनेचर का मतलब ये उसको हीट दे रहे हैं, या उसके साथ में एसिड मिला रहे हैं, या उसके एक्सरे उसके अंदर से गुजार रहे हैं, उसको एक्सरे दे रहे हैं, या तो फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको अल्कलाइन मिला रहे हैं, कोई बेसिक चीज़ उसके साथ में मिला रहे हैं, तो वो क्या होता है, डीनेचर होता है। और डीनेचर जब होता है तो बॉन्ड टूटता है। क्या होता है, बॉन्ड टूटता है। जब बॉन्ड टूटता है तब क्या होता है, डिराइव्ड प्रोटीन बनता है। तो मान लीजिए सपोज दैट कि ये आपका अमाइनो एसिड, ठीक, ये सब जुड़े हुए हैं, तो ये दो तरीके से जुड़ते हैं। एक तो ये अमाइनो एसिड में जुड़ा है, पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब इसमें और बॉन्ड जुड़ते हैं तो ये क्या होता है, कुछ इसकी शेप बदल जाती है। आगे आप पढ़ने वाले हैं अभी, उसकी शेप क्या होती है, बदल जाती है। मान लीजिए ये सब क्या अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बॉन्ड और भी बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें जुड़ गया मान लीजिए, या ऐसे ही और आयोनिक बॉन्ड जुड़ जाते हैं, कई सारे बॉन्ड हो जाते हैं, तो उसका शेप बदल जाता है। अगर सिर्फ अमाइनो एसिड जुड़े रहते हैं, सिर्फ अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो वो क्या होता है, सीधी लाइन होती है चेन की, लीनियर बोलते हैं उसको, ठीक, वो लीनियर चेन है। लेकिन उसके साथ में अगर कोई और अमाइनो एसिड, कोई और बॉन्ड जब जुड़ जाते हैं, कोई और बॉन्ड बनते हैं, तो फिर उसकी शेप थोड़ी सी क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक। ये सब अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ में इधर क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जा रहा है, तो इसकी शेप बदल गई, ठीक है। तो जब उसको हम लोग हाइड्रोलाइज, उसको हम जब डीनेचर करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो ये बॉन्ड जो होता है ये टूटता है। तो ये बॉन्ड क्या होता है, जो टूटते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिराइव्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिराइव्ड। प्रोटीन है, इसको हमने हीट दिया तो इसके बॉन्ड टूट रहे हैं, तो जब वो पहली बार उसके बॉन्ड टूटेंगे तो क्या कहलाएगा, वो प्रोटीन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटीन्स। और फिर बॉन्ड टूटेंगे, उसको और हमने डीनेचर किया और हीट दिया, तो वो क्या होता है, मेटा प्रोटीन कहलाता है, ठीक है। इतना जब प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ये डीनेचर हुआ। उसके बाद जब हम उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी वाटर के साथ उसको और तोड़ते हैं, तो अब ये वाले जो बीच वाले बॉन्ड थे ये टूट गए। अब जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब ये वाले बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं। ये वाले बॉन्ड क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है वो टूटने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिराइव्ड बोलते हैं, ठीक, सेकेंडरी डिराइव्ड। तो मान लीजिए ये लंबी चेन है, ठीक है, ये क्या बहुत सारे ऐसे ही अमाइनो एसिड अपने एक साथ में जुड़े हुए हैं, बीच वाले बॉन्ड तो टूट गए इस वाले डीनेचर में, अब ये लेकिन ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक, मान लीजिए 10 हैं।
तो अब जब उसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे एक साथ टूट जाते हैं, बल्कि पता चलेगा कि ये 3 एक साथ जुड़े हुए हैं या 4 एक साथ जुड़ गए, एक बॉन्ड टूट गया, ये 4 तब भी क्या है एक साथ में अभी जुड़े हुए हैं। फिर और उसको हम लोग जब वो इसको करते हैं तो प्रोटीओज हो जाता है, फिर उसको और तोड़ते हैं तो ये 2 भाग में हो गया, तो वो हो जाएगा पेप्टोज, क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा पेप्टोन्स, क्या हो जाएगा, पेप्टोन्स हो जाएगा। फिर उसको और हम तोड़ते हैं, ये अलग अलग हो गए सारे अमाइनो एसिड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं। समझ में आया, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं। इसीलिए इसको प्राइमरी और सेकेंडरी रखा है। प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी मतलब जो इसके बीच के अलग अलग बॉन्ड्स हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और जो इस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, आगे आप पढ़ने वाले हैं, जब वो टूटता है तो उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। फिर और वो कब होता है, वो डी नेचर वाली कंडीशन में होता है। डी नेचर जब करते हैं, जब उसको हीट देते हैं, एक्सरे देते हैं, या उसको एसिड के साथ मिलाते हैं या अल्कली के साथ मिलाते हैं, तब वो प्राइमरी उसको डिराइव्ड बोलते हैं, ठीक। और जब दूसरा सेकेंडरी का होता है, जब उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड टूटते हैं, तो वो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस करने में सेकेंडरी डिराइव्ड बोलते हैं हम लोग उसको। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको मैं ये दे दूंगा, क्या कहते हैं, PDF, आप डिस्क्रिप्शन में उसको ले लीजिएगा, वहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। अब ये वीडियो क्या है, काफ़ी लंबी हो चुकी है, तकरीबन आधे घंटे की हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे, यानी प्रोटीन जब बनता है, वही थोड़ा बहुत आपने समझा, अब डिटेल में आप समझने वाले हैं कि प्रोटीन कैसे कैसे बनता है, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी 4 लेवल में, 4 लेवल में क्या कंप्लीट एक प्रोटीन बनता है, उससे ऊपर कोई लेवल नहीं होता है, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इससे क्या है फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।